तो आज की हमारी कहानी एक गैंगस्टर के बारे में होने वाली है जो कि अपने शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। लेकिन आखिर उसके साथ जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से और हमें दिखाया जाता है अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर। और यहाँ पर इस शहर में एक कार में कुछ ब्लैक लड़के रात में घूम रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी कार विलियम नाम के एक लड़के के घर के पास रुक दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के साथ बिजी होता है। अब तभी यहाँ पर विलियम का छोटा भाई बॉबी कुछ आवाज सुनता है और वो बाहर देखता है इन ब्लैक लड़कों को जो कि उनकी कार चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर बॉबी जल्दी से विलियम के रूम में जाकर के विलियम को ये सारी खबर देता है। लेकिन इस बात को सुनकर विलियम बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो तो काफी खुश होकर अपने ड्रॉअर से एक गन निकालता है और वो अपने छोटे भाई और अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं पे रुकने को कहकर खुद घर से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर विलियम के घर के बाहर ही एक ब्लैक लड़का खड़ा होता है। तब यहाँ पर विलियम अपना दरवाजा खोलते ही उस ब्लैक लड़के को वहीं पर ठोक देता है। और ये देखते ही यहाँ पे बाकी के ब्लैक लड़के वहां से भागने लगता है। तब यहाँ पर विलियम उन्हें भी ऐसे नहीं छोड़ता, वो उनकी कार पर लगातार गोलियां चलाता है और वो उन सभी को भी वहीं पे मार डालता है। अब इतनी सारी गन फायरिंग की आवाज सुनकर बॉबी भी घर से बाहर आ जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि इन ब्लैक लड़कों को मारने पर उसके बड़े भाई विलियम के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है। और यहाँ पर विलियम अपने आप पे बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सीने पर नियो नाजी ग्रुप का एक नाजी सिंबल का टैटू होता है। और इससे हमें पता चलता है वो एक नियो नाजी ग्रुप का मेंबर है और इस ग्रुप के सभी लोग हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और इन लोगों के अकॉर्डिंग पूरा अमेरिका सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए ही बना है और इन ब्लैक लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और इसके बाद यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जब यहाँ पर विलियम उन ब्लैक लड़कों को मारने की वजह से जेल जा चुका है और उसका छोटा भाई बॉबी अब स्कूल में पढ़ रहा है। और आज यहाँ पर बॉबी को स्कूल का प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि उसके हिस्ट्री टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल रॉबर्ट से उसकी कंप्लेंट की है क्योंकि बॉबी ने अपने हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के अंदर हिटलर को एक हीरो की तरह दिखाया है और उसका ये करना क्लास के बच्चों और सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर बॉबी का हिस्ट्री टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि सर मुझे तो लगता है कि ये बॉबी भी अपने बड़े भाई की तरह ही बन चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल रॉबर्ट हिस्ट्री टीचर से कहता है कि देखिए अभी ये बच्चा है और मैं इसे इसके बड़े भाई जैसा नहीं बनने दे सकता। और अभी तो ये बच्चा है, अगर ये अभी से रेसिस्ट बातें सीख सकता है, इसने ये सब कुछ आसपास से ही सीखा है, लेकिन ये सबको भुला भी सकता है। और इसके बाद प्रिंसिपल रॉबर्ट हिस्ट्री टीचर को भेजकर बॉबी को अपने ऑफिस में अकेला बुलाता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल बॉबी से कहता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड ना करके एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ। और जब तुम्हारा बड़ा भाई इस स्कूल में पढ़ा करता था, मैं ही तुम्हारे बड़े भाई का हिस्ट्री टीचर था और अब से मैं भी तुम्हारा नया हिस्ट्री टीचर हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो और तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत लोगों की संगत में अपनी पढ़ाई छोड़ दो। और यहाँ पर प्रिंसिपल बॉबी को अमेरिकन हिस्ट्री एक्स नाम का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को देता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हिटलर की बातों को छोड़कर आज की बातों को देखकर अपने भाई के बारे में कुछ लिखो और इस प्रोजेक्ट के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयज वॉशरूम में 3 ब्लैक लड़के एक व्हाइट लड़के को पकड़ कर लाते हैं और वो उसे काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। अब तभी यहाँ पर उसी वॉशरूम में बॉबी भी आता है जो कि वहां पर स्मोक कर रहा होता है और वो सीधे आकर के उन लड़कों का सामना करता है और वो यहाँ पर बिना डरे अपनी सिगरेट का धुआं उन लड़कों में से एक लड़के के चेहरे पर मारता है। और यहाँ पर ये सभी ब्लैक लड़के पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता होता है कि बॉबी स्कूल के बाहर व्हाइट गैंग का एक मेंबर है जो गैंग उसके बड़े भाई ने बनाई थी। और अब उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर बॉबी उस व्हाइट लड़के को इन ब्लैक लड़कों के खिलाफ खड़े होने को कहता है। और अगले सीन में हम स्कूल प्रिंसिपल को पुलिस चीफ के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं और उन्हें वहां पर शहर के कुछ पुलिस वालों ने और FBI के एजेंट्स ने बुलाया होता है। और यहाँ पर यह मीटिंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि आज बॉबी का बड़ा भाई विलियम 3.5 साल बाद आज बेल पे रिहा होने वाला है। और यहाँ पर पुलिस चीफ और FBI वालों को ये डर लग रहा होता है कि विलियम के बाहर आने पर शहर का माहौल एक बार फिर से खराब हो सकता है क्योंकि आज से 3.5 साल पहले विलियम ने 3 ब्लैक लड़कों के जो मर्डर किए होते हैं उस वजह से व्हाइट लोगों की गैंग उसे अपना हीरो मानने लगी है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल रॉबर्ट सभी को समझाते हैं कि अब विलियम पूरी तरीके से बदल चुका है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तब यहाँ पर पुलिस वाले
प्रिंसिपल रॉबर्ट को विलियम का 10 साल पुराना एक फुटेज दिखाते हैं जब वो एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। और ये फुटेज उस दिन का होता है जब विलियम के फादर एक फायर फाइटर थे और उसके फादर जब आग बुझा रहे होते हैं तब उन्हें एक ब्लैक ड्रग डीलर ने गोली से शूट करके मार दिया। और यहाँ पर विलियम इस इंटरव्यू में कह रहा होता है कि इस देश में ब्लैक्स, एशियंस और मैक्सिकनी इस सारी क्राइम की जड़ है और यही सारे लोग हम जैसे वाइट लोगों की हमारे देश में आकर के नौकरी खा रहे हैं। तब यहाँ पर प्रिंसिपल रॉबर्ट सभी को समझाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम इस वक्त विलियम नहीं है बल्कि एक कैमरून नाम का आदमी है जो कि विलियम जैसे यंगस्टर लोगों को दूसरे लोगों के खिलाफ भड़काता है, ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में दंगे करवाता है और उसी ने हिटलर की आर्यन ब्रदरहुड की बातें करके हमारे यहाँ के यंगस्टर्स लोगों का ब्रेन वॉश किया है। और जिसके बाद विलियम ने व्हाइट लोगों की गैंग को ज्वाइन कर लिया और जिसके बाद विलियम ने अपने जैसे कई सारे भटके हुए बेरोजगार व्हाइट लड़कों को अपने साथ ज्वाइन किया। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि विलियम अब पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि मैं विलियम से पिछले साल ही जेल के अंदर काउंसलर बन के मिल के आया हूँ। और अब अगले सीन में हम बॉबी को देखते हैं जो कि स्कूल से अब वापस घर जा रहा होता है और बीच रास्ते में वो एक बास्केटबॉल कोर्ट को देखता है और बॉबी यहाँ पर ये नोटिस करता है कि ये जगह अब पहले जैसी नहीं रही क्योंकि यहाँ पर अब काफी सारे ब्लैक लड़के खेलने लगे होते हैं। और वो याद करता है वो समय जब उसका बड़ा भाई यहाँ पर था और यहाँ से कहानी एक बार फिर से ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर हम इसी बास्केटबॉल कोर्ट को देखते हैं जहाँ पर एक डोंगो नाम का व्हाइट लड़का बास्केटबॉल खेल रहा होता है और विलियम और कैमरून दूर बैठकर उसका मैच देख रहे होते हैं। तभी डोंगो की टीम वो मैच हार जाती है। तब यहाँ पर इनके अपोनेंट वाली टीम के लड़के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विलियम अपनी शर्ट उतारकर कोर्ट में आता है और वो उन ब्लैक लड़कों को एक और मैच के लिए चैलेंज करता है और ये मैच व्हाइट और ब्लैक लड़कों के बीच में होगा। और यहाँ पर विलियम की शर्त होती है कि अगर वो इस मैच को जीत गया तो ये कोर्ट उनका हो जाएगा और जिसके बाद कोई भी ब्लैक लड़का यहाँ पर नहीं खेलेगा। और यहाँ पर ब्लैक लड़के इस शर्त के लिए मान जाते हैं और उनमें से एक लड़का मैच के दौरान विलियम को धक्का भी देता है। लेकिन यहाँ पर विलियम गेम से अपने फोकस को नहीं हटाता और आखिरकार कुछ शानदार बास्केट करके उनको हरा देता है जिस वजह से यहाँ पर ब्लैक लोगों की इंसल्ट होती है और उन्हें ये बास्केटबॉल कोर्ट छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर विलियम को आज 3.5 साल बाद जेल से बेल मिल गई होती है और यहाँ पर जेल से छूटने की खुशी में विलियम को लेने के लिए उसकी माँ और उसकी बहन डेविना आई होती है और घर आकर विलियम काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो बॉबी के हाथ पर अपनी गैंग का टैटू देखता है तो उसे देखकर विलियम बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और जब यहाँ पर विलियम उससे उस टैटू के बारे में पूछता है तब यहाँ पर बॉबी उसे बताता है कि मिस्टर कैमरून ने उसे ऑफिशियली गैंग के अंदर शामिल कर लिया है। और इसके बाद विलियम प्रिंसिपल रॉबर्ट की फोन कॉल को अटेंड करने के लिए बॉबी के रूम में जाता है और वो यहाँ पर बॉबी के कमरे में देखता है कि उसका पूरा कमरा हिटलर की आइडियोलॉजी से भरा पड़ा होता है और इससे वो समझ जाता है कि उसका छोटा भाई भी हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और तभी यहाँ पर विलियम का दोस्त डोंगो वीडियो बनाते हुए विलियम के घर पे आता है और वो यहाँ पर विलियम के छूटने की खुशी में उसकी वीडियो बना रहा होता है। और वो जब फोन पे विलियम को बिजी देखता है तो वो बॉबी को रिकॉर्ड करने लगता है और वो उससे ब्लैक लोगों के बारे में उसका ओपिनियन मांगता है। और इस वीडियो में यहाँ पर बॉबी ब्लैक लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा जहर उगलता है क्योंकि कैमरून की गैंग में इन सभी बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने भाई की ये बातें उसकी बहन डेविना को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो देश की यूनिटी पे विश्वास करती है और उसका सोचना होता है सभी मिलकर रहें। और यहाँ पर बॉबी के मुंह से ये बातें सुनकर विलियम भी काफी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि अब उसके छोटे भाई की सोच बिल्कुल बदल चुकी है। और इसके बाद विलियम रूम से बाहर आता है तब डोंगो उससे गले मिलता है और यहाँ पर विलियम बॉबी से कहता है कि अभी अभी प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हारे स्कूल के हिटलर के ऊपर लिखे हुए प्रोजेक्ट के बारे में बताया है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम पास होने के लिए अमेरिकन हिस्ट्री एक्स के ऊपर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे जो कि प्रिंसिपल ने तुम्हें दिया है। लेकिन यहाँ पर यह बात सुनकर डोंगो को काफी झटका लगता है क्योंकि विलियम तो शहर के व्हाइट लड़कों का हीरो होता है और आज वो यहाँ पर पहली बार एक स्कूल के ब्लैक टीचर की बात को फॉलो करने के लिए अपने भाई से कह रहा होता है। तो यहाँ पर डोंगो प्रिंसिपल रॉबर्ट को गालियां देने लगता है। तो इस पर विलियम डोंगो को उसके घर से बाहर जाने के लिए कहता है और ये सुनकर डोंगो वहां से चला जाता है। और डोंगो के जाने के बाद विलियम बॉबी से कहता है कि अभी ये वक्त तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है और तुम्हें अपनी प्रिंसिपल की बात माननी है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और इसके बाद यहाँ पे विलियम अपनी मॉम से भी मिलता है और उसकी मॉम की तबीयत भी काफी खराब होती है। और यहाँ पर विलियम अपनी फैमिली से कहता है कि कल उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और अब से वो घर का ध्यान रखेगा
ताकि बॉबी और डेविना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। लेकिन यहाँ पर बॉबी कहने लगता है कि आज रात कैमरून ने तुम्हारे जेल से वापस आने की खुशी में पार्टी रखी है। लेकिन यहाँ पर विलियम कहता है कि तुम्हें कैमरून की पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बस घर पे रहकर अपने प्रिंसिपल के दिए हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। तो इस बात से यहाँ पर गुस्से में आके बॉबी अपने रूम में चला जाता है और थोड़ा स्मोक करने के बाद वो अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हुए वो अपने भाई की जिंदगी के बारे में सोचने लगता है और अपनी भाई की जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो याद करता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने कैमरून की बात सुनकर अपने जैसे गुस्से से भरे बेरोजगार वाइट लोगों को विलियम कैसे उन्हें गुस्से में भरी हुई हेट स्पीचेस देता था। और क्योंकि विलियम ने अपनी एजुकेशन पूरी की होती है और उसकी स्पीकिंग स्किल्स भी काफी बढ़िया होती हैं, तो उसकी बातों से यहाँ पर सभी के सभी यंग लड़के उसकी बातें मानते थे। और इसी बारे में सोचते हुए बॉबी को आज से 4 साल पहले का एक इंसिडेंट याद आता है, जब विलियम ने सिर्फ अपनी एक स्पीच से अपने जैसे 20 लड़कों को एक ही दिन में अपनी गैंग का हिस्सा बना लिया था, जिसके बाद उन सबने मिलकर के एक कोरियन आदमी के सुपरमार्केट पे हमला कर दिया और वहां पर काफी तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने वहां पर मौजूद एक ब्लैक औरत को भी काफी मॉलेस्ट किया था और उसके चेहरे के ऊपर स्टोर का सारा दूध तक डाल दिया था, जिस वजह से वहां पर रह रहे सभी नॉन वाइट लोगों के अंदर काफी डर का माहौल बन गया था। और यहाँ पर बॉबी एक और घटना को याद करता है कि उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद उसी का स्कूल का हिस्ट्री टीचर उनके घर खाने के लिए आया था और उस लंच के दौरान वो एक रॉडनी नाम के आदमी के बारे में बात करता है, जिसकी एक पुलिस से पिटते हुए वीडियो वायरल हो गई है। और ये रॉडनी नाम का आदमी एक ब्लैक आदमी था और उसे कई सारे वाइट पुलिस वालों ने रोड पर पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारा था। लेकिन यहाँ पर विलियम को इस चीज में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं लगता और इनफैक्ट यहाँ पर वो उन पुलिस वालों को सपोर्ट करने लगता है और वो कहता है कि वो रॉडनी भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, बल्कि वो तो शराब के नशे में खुद अपनी गाड़ी 110 की रफ्तार पे भगा रहा था और खुद पुलिस ने उसे कई घंटों तक पीछा करने के बाद पकड़ा था और रास्ते में वो रॉडनी किसी भी बूढ़े बच्चे को उड़ा सकता था। इसलिए पुलिस वालों ने जो कुछ भी उसके साथ किया वो बिल्कुल सही किया। और विलियम कहता है कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए और वैसे भी 10 में से 7 लोग तो वो ब्लैक लोग ही होते हैं जो कि क्राइम करते हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम वाइट लोगों से काफी ज्यादा है। जिस पर उनका टीचर कहता है कि देखो ब्लैक लोगों की लिविंग कंडीशंस काफी ज्यादा खराब है, वो काफी ज्यादा गरीबी से आते हैं और गरीबी की वजह से ही वो बचपन से ही क्राइम और ड्रग्स की लाइनों में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विलियम कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ बहाने हैं, ये सारे लोग तो बस बिना काम किए हमारे देश पर बोझ बनना चाहते हैं। और यहाँ पर ये इतनी सी बात काफी बहस में बदल जाती है और इस बहस को बढ़ता देखकर विलियम की मॉम इस बहस को खत्म करने की कोशिश करती हैं और विलियम की बहन डेविना को भी विलियम की ये बातें पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर विलियम की गर्लफ्रेंड विलियम को डिफेंड करते हुए डेविना से लड़ने लगती है और डेविना उस लड़ाई से तंग आकर वहां से उठकर अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन वहीं पर विलियम उसे रोकता है और उसे अपनी बात पूरी करे बिना उठने के लिए उसके बाल पकड़ के उसे जबरदस्ती चेयर पे बिठाता है। और विलियम की ये हरकत देखकर उसकी मॉम उसे वहां पर रोकने लगती है। तब वहां पर विलियम उन्हें भी धक्का मार देता है और इसके बाद विलियम अपने टीचर को धमकाने लगता है कि अगर वो अब इस घर से बाहर नहीं गया तो वो उसे यहीं पर पीटने लगेगा। तब वहां पर विलियम का टीचर चुपचाप उसके घर से बाहर चला जाता है और इसके बाद विलियम की माँ डेविना आज जो कुछ भी हुआ उसके बेटे के लिए उसके टीचर से माफी मांगती हैं। और बॉबी ये सारे किस्से अपनी बुक में ऐड करने लगता है और साथ में बॉबी ये भी सोच रहा होता है कि अगर उस रात को उसने उन ब्लैक लड़कों के बारे में विलियम को नहीं बताया होता तो शायद आज वो लड़के जिंदा होते और विलियम कभी जेल नहीं जाता, क्योंकि बॉबी को पता था कि उसके बड़े भाई विलियम के दिल में ब्लैक लोगों के लिए कितनी नफरत है। और बॉबी उस रात को फिर से याद करता है जिस दिन वो ब्लैक लड़के उनकी कार चुराने के लिए आए थे और उसे याद आता है कि एक ब्लैक लड़का जो कि उसके बड़े भाई की गोली से इंजर होके जमीन पे पड़ा था। तब विलियम ने उसका मुंह जबरदस्ती फुटपाथ पे रखवाया और फिर एक जोरदार लात मार के उसका मुंह वहीं पे तोड़ दिया। और इस लेवल की भयानक वायलेंस देखकर बॉबी को भी चक्कर आ गए थे। और जब यहाँ पे पुलिस पहुंचती है और विलियम को अरेस्ट करती है तब भी विलियम की आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो कि इस बात का सबूत थी कि विलियम ब्लैक लोगों की जान लेकर कितना ज्यादा खुश है। लेकिन बॉबी ने ये बात किसी भी पुलिस वाले को नहीं बताई थी, क्योंकि इससे उसके बड़े भाई विलियम को उम्र कैद की सजा हो सकती थी। उसने तो बस इतना ही बताया कि विलियम ने उन लोगों को सेल्फ डिफेंस में मारा और विलियम बॉबी के लिए उसका हीरो था, इसलिए उसने पुलिस वालों से कहा कि विलियम ने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया
क्योंकि वो ब्लैक लड़के जबरदस्ती उनके घर में घुस रहे थे। अब यहाँ पर जब बॉबी इस प्रोजेक्ट को लिख रहा होता है तभी उसके वाइट गैंग के 2 दोस्त उसे बुलाने के लिए आते हैं और बॉबी अपने भाई के मना करने के बाद भी कैमरून की उस पार्टी में चला जाता है। और यहाँ पर इस पार्टी में विलियम भी आया होता है और उसे देखते ही यहाँ पर पूरी गैंग के मेंबर उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और वहीं पे सालों बाद आज उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से भी होती है और वो उसे देखकर बेहद खुश होती है। और अब यहाँ पर विलियम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के थोड़ा बाहर जाता है और वो उसे इस गैंग और कैमरॉन से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर विलियम का बदला हुआ बर्ताव देखकर वो यहाँ पर विलियम से ही दूरी बनाने लगती है। और इसके बाद विलियम कैमरून के ऑफिस में जाता है जहाँ पर कैमरून अपनी बातों से बॉबी का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। और विलियम जब ये देखता है तो वो बॉबी से तुरंत ही घर जाने को कहता है। और यहाँ पर कैमरून पहले तो विलियम को देख करके काफी खुश होता है, लेकिन यहाँ पर जब विलियम उससे कहता है कि वो आज से इस वाइट गैंग के नाजी आइडिया को आज से यहीं पे छोड़ रहा है और वो कैमरून से बॉबी से भी दूर रहने के लिए कहता है। और यहाँ पर कैमरून विलियम की ये टोन सुनकर बिल्कुल ही चौंक जाता है। और यहाँ पर विलियम कैमरून से कहता है कि मुझे जेल गए लगभग 3.5 साल हो गए, लेकिन तू मुझे जेल में मिलने कभी नहीं आया। और अगर मैं सच बताऊं तो तू सिर्फ एक कायर बुढ़ा है और तू अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तू इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जहर भर रहा है। और अगर तू इतना ही बड़ा व्हाइट सुपरमिस्ट है तो आज तक किसी ने तुझे किसी भी ब्लैक आदमी से अकेले लड़ते क्यों नहीं देखा। अब विलियम की ये बातें सुनकर कैमरून यहाँ पर भड़क जाता है और वो विलियम और उसकी फैमिली को बुरा भला कहने लगता है। तब यहाँ पर विलियम उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और विलियम को कैमरून के ऑफिस से बाहर आते डॉन को देख लेता है। और जब उसे पता चलता है कि विलियम ने उनके लीडर कैमरून के ऊपर हाथ उठाया है तब यहाँ पर डॉन को सबके सामने विलियम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन लगता है ये सब लोग भूल गए कि विलियम इन सबका लीडर है और वो तुरंत ही यहाँ पर टोंगो से गन छीनकर सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। और इसके बाद विलियम बॉबी को लेकर के वहां से निकल जाता है और अब वहां से बाहर आकर बॉबी विलियम के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर विलियम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। पर विलियम उसे शांत रहने के लिए कहता है और इसके बाद वो उसे लेकर के एक खाली पार्क में जाता है और विलियम उसे ठंडे दिमाग से समझाता है कैमरून का यह हिटलर वाला नाजी आइडिया बिल्कुल बकवास है। और विलियम की ये बातें सुनकर बॉबी उससे पूछता है कि जेल में आकर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि तुम पूरी तरीके से बदल गए। और इसके बाद यहाँ पर विलियम अपने छोटे भाई बॉबी को अपनी जेल की पूरी कहानी बताता है। और उस इंसिडेंट के बाद विलियम को कैलिफोर्निया के चाइल्ड प्रिजन में भेज दिया था और उस जेल के ज्यादातर कैदी ब्लैक थे। और इतने सारे ब्लैक कैदियों को देखकर एक बार को तो विलियम को भी डर लगा क्योंकि उसकी हिस्ट्री देखकर और उसे ब्लैक लोगों से कितनी नफरत है ये देखकर तो वो ब्लैक लोग उसे कभी भी मार सकते थे। और इसके बाद जब यहाँ पर विलियम जेल के कोर्टयार्ड में वर्कआउट करने के लिए अपनी शर्ट उतारता है तब उसकी चेस्ट पर हिटलर का इतना बड़ा नाजी सिंबल का टैटू देखकर सभी के सभी ब्लैक कैदी उसे नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि वो ब्लैक लोगों से नफरत करता है। लेकिन वहीं पर जेल का व्हाइट गैंग जिसे सभी जेलों के अंदर आर्यन ब्रदरहुड कहा जाता है कि उस गैंग की नजर भी विलियम के ऊपर पड़ती है। और विलियम का बिना डरे सबके सामने ये दिखा देने का अंदाज उन्हें भी काफी पसंद आता है। और फिर जेल के अंदर वो व्हाइट गैंग के मेंबर विलियम को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं और विलियम और उसकी गैंग में तुरंत ही दोस्ती हो जाती है। और जेल के अंदर विलियम को लॉन्ड्री का काम मिलता है और उसके साथ एक जॉन नाम का ब्लैक बंदा उसका पार्टनर होता है। लेकिन उससे विलियम ज्यादा बात नहीं करता और जॉन भी समझ जाता है कि विलियम उसे ब्लैक होने की वजह से नफरत करता है। और अब ऐसे ही जेल में 1 साल बिताने के बाद विलियम देखता है कि उनके व्हाइट गैंग का लीडर जेल के अंदर ड्रग्स की सप्लाई को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर वो उन ड्रग्स को मैक्सिकन गैंग को भी बेचने के लिए दे रहा होता है। और ये बात विलियम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर विलियम का एक साथी विलियम को समझाता है जेल में पैसे कमाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर विलियम की दुनिया तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और उस दुनिया में ग्रे नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसी वजह से विलियम अपनी व्हाइट गैंग के मेंबर्स और उसके लीडर को मैक्सिकन लोगों को ड्रग्स बेचने के लिए उनकी इंसल्ट करता है और ये बात उस गैंग को पसंद नहीं आती। और विलियम का ये गुस्सा काम करते वक्त जॉन को भी नजर आता है। तब यहाँ पर जॉन अपने ऊपर जोक्स करके थोड़ी कॉमेडी करता है और विलियम को हंसाने की कोशिश करता है। और जल्दी विलियम ना चाहते हुए भी
उसका दोस्त बन जाता है और इसके बाद विलियम अपनी वाइट गैंग से दूरियां बनाने लगता है। लेकिन एक दिन जब पूरी गैंग कोर्टयार्ड में बैठी होती है तब विलियम ब्लैक लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है और ये देखकर तो उसकी वाइट गैंग के लोग तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर विलियम को सबक सिखाने के लिए उसकी गैंग के 6 कैदी उसे वॉशरूम में पकड़ते हैं और उसके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं और वो उसे पीटने के बाद उसे काफी हैं, जिस वजह से उसके जख्मों के लिए उसे जेल के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और तभी यहाँ पर विलियम का प्रिंसिपल रॉबर्ट उससे मिलने के लिए आता है और प्रिंसिपल को वहाँ पर देखकर रॉबर्ट वहाँ पे रोने लगता है और यहाँ पर प्रिंसिपल रॉबर्ट उसे समझाता है कि इस नफरत से तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा, आखिर में तुम सिर्फ अपने आप को ही जला बैठोगे। तो इसके बाद विलियम प्रिंसिपल से एक अच्छा लॉयर हायर करके उसे जेल से बाहर निकालने की हेल्प मांगता है और इस काम में प्रिंसिपल विलियम की मदद करते हैं। और फिर प्रिंसिपल से मिलने के कुछ दिन बाद विलियम वापस से जेल के डाइनिंग टेबल पे जाता है, लेकिन अब वो जेल के अंदर अपनी वाइट गैंग से बिल्कुल ही दूरी बना लेता है। और ये देखकर जॉन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे वापस से उन वाइट लोगों से दोस्ती करने को कहता है। और जॉन उसे समझाता है कि अगर तुम इस जेल के अंदर किसी गैंग के अंदर नहीं हो तो तुम इस जेल के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते और तुम्हारे शरीर पे टैटूज को देखकर तो सारे ब्लैक लोग तेरे ऊपर पहले से ही भड़के हुए हैं और अब तेरे खुद के वाइट लोग तेरे खिलाफ हो गए तो आखिर तेरे को कौन बचाएगा। लेकिन विलियम कहता है कि अब उसे व्हाइट और ब्लैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो ब्लैक और व्हाइट के चक्करों से बाहर आ चुका है। लेकिन इसके बाद से विलियम अपना हर दिन डर में ही बिताता है क्योंकि उसे हर एक दिन यही लग रहा होता है कि आज उसका शायद आखिरी दिन होगा और शायद से आज वो किसी ब्लैक या व्हाइट आदमी के हाथों मारा जाए, क्योंकि अब वो जेल में बिल्कुल अकेला हो चुका था। और जब कभी भी विलियम को ब्लैक लोगों का ग्रुप दिखता तो विलियम को लगता कि वो ब्लैक लोग उसके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन ब्लैक लोग ऐसा नहीं करते। तो तब यहाँ पर विलियम अपना दिमाग किताबों में लगाना शुरू करता है और अपनी बेल मिलने के पहले के 6 महीने विलियम ने बिल्कुल अकेले गुजारे और अपनी रिहाई वाले दिन तक भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इस जेल से जिंदा वापस घर जा रहा है। और जाते वक्त उसे जॉन दिखाई देता है और वो विलियम को खुश होकर अपनी बाहर की जिंदगी के लिए अलविदा करता है। और तब विलियम को समझ आता है कि जॉन ने ही अपनी गैंग के ब्लैक लोगों से ये मना करके रखा था कि वो विलियम के ऊपर अटैक ना करें और विलियम उसे खुद पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। और इसके बाद से कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर विलियम बॉबी से कह रहा होता है कि प्रिंसिपल रॉबर्ट और जॉन जैसे लोगों ने ब्लैक होकर भी उसके लिए जो किया है वो शायद से जेल के अंदर कोई वाइट आदमी भी नहीं करता। और वो यहाँ पर बॉबी को समझाता है कि मैंने अपने गुस्से को नफरत में बदल दिया था, उसी नफरत ने फिर 2 लोगों की जान ले ली, लेकिन उससे मेरी नफरत कभी भी खत्म नहीं हुई। और वो यहाँ पर बॉबी से कहता है कि मैंने हमारे डैड के खोने के गुस्से को अपनी नफरत में बदल दिया और उसी नफरत ने 2 लोगों की जान भी ले ली, लेकिन ये सब करके भी मेरी अंदर की नफरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं ब्लैक लोगों से नहीं, असल में मैं खुद से नफरत करता था। और यहाँ पर विलियम की ये बातें सुनकर बॉबी का भी दिमाग खुल जाता है और वो समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई इतना कैसे बदल गया। और इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाकर अपनी फैमिली को हक करते हैं और इसके बाद दोनों मिलकर बॉबी के रूम से सारी की सारी हिटलर की आइडियोलॉजीज वाली चीज़ों को हटा देता है। और इसके बाद बॉबी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है और उसे याद आता है कि उसका बड़ा भाई विलियम अपने पिता की मौत के बाद रेसिस्ट नहीं बना था, बल्कि ये तो उससे भी पहले शुरू हो गया था, जब उनके डैड डाइनिंग टेबल पे ब्लैक लोगों के खिलाफ बातें करते थे और दरअसल उन्हें ब्लैक लोगों का रिजर्वेशन से नौकरी पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और शायद फिर उन्हीं से वो हेट विलियम के अंदर चली गई और फिर विलियम से वो हेट बॉबी के अंदर आने लगी। लेकिन अब इस हेट को बॉबी यहीं पर खत्म कर देता है ताकि आगे कोई इस नफरत का शिकार ना बने। और इसके बाद अगले दिन विलियम अपने जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी होता है, तो वहीं पे बॉबी भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। और तब विलियम उसे स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उन्हें बताया होता है कि कल तुम्हारे उस पार्टी से निकल जाने के बाद कैमरून और ब्लैक लोगों के बीच में मारधाड़ हुई थी। और फिर यहाँ पर बॉबी को उसके स्कूल ड्रॉप करने के बाद विलियम वहां से अपने इंटरव्यू के लिए जाने लगता है और बॉबी अपने क्लासरूम में जाने से पहले वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर हमें वही ब्लैक लड़का दिखाई देता है जिसके मुंह पर कल ही बॉबी ने अपनी सिगरेट का धुआं मारा था। और वो लड़का यहाँ पर बॉबी का वेट कर रहा होता है और यहाँ पर बॉबी के आते ही वो उसे गन से शूट कर देता है और बॉबी का वो प्रोजेक्ट उसके हाथ से वहीं पर छूट जाता है और बॉबी तुरंत ही वॉशरूम में गिर के वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और स्कूल में ये शूटिंग की खबर विलियम को भी मिलती है
और वो दौड़कर स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर विलियम सभी को पुश करते हुए वॉशरूम में पहुंचता है और वहाँ पर वो अपने छोटे भाई की बॉडी उठाकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अब उसके बदल जाने के बावजूद उसकी पाली हुई इतने सालों की नफरत आज उसके छोटे भाई को खा गई। और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।